मेरा नाम नीलम है और बाबा ने जब मुझे बताया कि एहसान चचा की बेटी की शादी है तो मैं बहुत खुश हुई थी। चचा लाहौर में रहते थे और हम कराची में थे। मेरी अपनी कज़न हुमैरा से बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने कहा बाबा मैं भी जाऊंगी शादी में। वो कहने लगे हाँ क्यों नहीं, ऐसा करो तुम और तुम्हारी माँ पहले चली जाओ, मैं बस शादी के दिनों में ही आऊँगा और फिर तुम्हें वापस ले आऊँगा। मैंने कहा ये ठीक है। अम्मी भी राजी थी। हमने जल्दी जल्दी शामी कबाब और कुछ सालन वगैरह तैयार कर लिए, उन्हें फ्रीजर में रख दिया। हमें ट्रेन में जाना था और सिर्फ मैं और अम्मी थे जिन्होंने जाना था, इसीलिए मेरे वालिद ने 2 टिकटें ली थी। ट्रेन का सफर मुझे शुरू ही से कोफ्त में मुब्तला कर देता था। मैं ट्रेन में कम ही कुछ खाती थी, बस अपने साथ डाइजेस्ट ले जाती या कोई नॉवल ले लेती, वही पढ़ती रहती और सफर काट जाता। अभी भी मैंने 2-3 नॉवल अपने हैंडबैग में रख लिए थे। बाबा हमें ट्रेन में बिठा कर आ गए थे। ट्रेन जैसे ही चली मैंने नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे बराबर में 2 खवातीन और एक मर्द भी थे जो उन खवातीन के साथ आया था। सफर यूं ही गुजरने लगा। अगली सुबह 1:11 पर हम लोग लाहौर पहुंच गए। सामने हुमैरा का छोटा भाई रेहान ट्रेन के सब डब्बों में झांक कर हमें ही ढूंढ रहा था। जैसे उसने मुझे देखा मैंने भी उसकी तरफ हाथ हिला दिया। वो फौरन से ट्रेन में चढ़ गया। इससे पहले कि अम्मी सीट के नीचे से अटैची निकालती, वो कहने लगा रहने दे मैं निकालता हूँ। उसने फौरन सामान निकाला, दोनों अटैची अपने हाथ में पकड़ी और नीचे उतर गया। मैं और अम्मी भी नीचे उतर गए। स्टेशन से बाहर निकलते ही गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी में सामान रखा। मैं पिछली नशिस्त पर बैठ गई, अम्मी फ्रंट सीट पर रेहान के साथ बैठ गई। मैं 4 साल बाद लाहौर आई थी। हुमैरा से तो मेरी वीडियो कॉल पर बात होती रहती थी, लेकिन आमने सामने हुए काफी साल गुजर गए थे। रेहान तकरीबन मेरा हम उम्र था। हुमैरा मुझसे 2 साल बड़ी थी। मेरे चचा का सबसे बड़ा बेटा रोहेल मुझसे 5 साल बड़ा था। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। बड़ी 2 बहनों की शादियां हो चुकी थी, भाई कोई नहीं था। जब हम घर पहुंचे तो चची ने बहुत सा प्यार से गले लगाया और हुमैरा तो मुझे देखकर बेइंतहा खुश थी। फिर तो मेरा और हुमैरा का बातों का वो सिलसिला शुरू हुआ कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को चचा के साथ रोहेल भी आया था। 4-5 साल बाद मैं उसे देख रही थी। अभी भी वैसा का वैसे ही था, कम गो संजीदा सा। मुझे देखते ही उसने सलाम किया और फिर मेरी वालिदा से बातें करता रहा। देखने में वो जितना हैंडसम, स्मार्ट और खूबसूरत था उतना ही कम गो था। शायद अभी अपने ऑफिस से वापस आया था। कुछ देर ही बैठा होगा, फिर अपने कमरे में चला गया। अलबत्ता रेहान इतना ही बातूनी था। खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारी करने लगे। मैं भी काफी थक गई थी। जब से आई थी हुमैरा से बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। इससे पहले कि मैं भी हुमैरा के कमरे में सोने जाती, रेहान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कजन चलो आओ ढोल बजाते हैं, आखिर तुम्हारी कजन की शादी है। मैंने कहा सब सो रहे हैं और मैं भी थक गई हूँ, और ढोल कहाँ है, क्या तुम ढोल लेकर आए हो? मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। कहने लगा वो आटा गूंदने का पतीला है ना, उसे उड़ डालेंगे, उस पर ढोल बजाएंगे। चलो गाने मैं गाऊंगा लेकिन ढोल तुम्हें बजाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं थकी हुई हूँ, सफर से आई हूँ, पूरा दिन तुम दोनों ने सोने नहीं दिया। वो मैंने कहने लगी भाई मैं तो दुल्हन हूँ, इसीलिए मैं तो कुछ नहीं बोल रही और तुम्हारा साथ भी नहीं दूंगी। मैं सिर्फ दुल्हन की तरह शर्मा रही हूँ। फिर वो पतीला उठाकर ले आया और कहने लगा चलो बजाओ कजन, मैं गाऊंगा। मैंने हल्का हल्का ढोल बजाना शुरू किया। कहने लगा जोर से बजाओ, क्या खाना नहीं खाती, हाथों में जान नहीं है तुम्हारे, चलो चलो जोर से बजाओ। अभी देखना सब लोग उठकर बाहर आएंगे, फिर सब मिलकर रौनक लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। अम्मी और चची भी हंसने लगी। फिर हुमैरा की शादी से 2 दिन पहले रोहेल ने कहा कि उसकी बैरून मुल्क जॉब लग गई है और अगले माह वो इटली चला जाएगा। 5 साल तक फिर वापसी मुमकिन नहीं। ये सुनकर मेरे वालिद और वालदा दोनों ही चुप हो गए। चची भी खामोश थी। फिर चचा ने कहा तुम्हारी यहाँ अच्छी खासी जॉब है, आमदनी भी अच्छी है, तो क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें इटली में जाने की? वो कहने लगा बाबा ये चांस बार बार नहीं मिलता, मैं जरूर जाऊंगा। ये सुनकर चचा ने कहा और तुम्हें क्या लगता है ये पैसे काफी है? तुम्हें क्या पता मैं कैसे हुमैरा की शादी कर रहा हूँ, पैसे कहाँ से इकट्ठे किए हैं। ये सुनकर रोहेल कहने लगा रेहान ने तो वैसे भी कुछ करना नहीं है,
मैं करना चाहता हूँ तो मुझे तो करने दें। चचा कहने लगे बात कुछ और भी है, तुम मिट्टी की जॉब से इनकार कर सकते हो। ये सुनकर रोहेल कहने लगा क्या बात है, आप मुझे खुलकर बताएं। फिर बाबा कहने लगे तुम जानते हो तुम्हारा रिश्ता नीलम से तय है और हमारा इरादा था कि अगले साल तक शादी कर देते हैं। 5 साल तो बहुत लंबा अरसा है। ये सुनकर पहली बार उसने मेरी जानिब देखा। मैं उठकर हुमैरा के कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन बातों की आवाज वहां पर आ रही थी। वो कह रहा था मैं इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहता, शादी का क्या है, 5 साल बाद हो जाएगी। लेकिन मेरे वालिद कहने लगे मैं 5 साल अपनी बेटी को यूं नहीं बिता सकता। चाचा भी यही कहने लगे कि 5 साल का अरसा बहुत ज्यादा है। वो कहने लगा ठीक है ऐसा करें, आप मेरा निकाह नीलम से कर दें, हुमैरा की शादी ही करते हैं और फिर किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। मेरे वालिद कहने लगे 5 सालों में तुम कब वापस आओगे? 5 साल तक मैं निकाह के नाम पर भी अपनी बेटी को बिठाए रखूंगा। या तो तुम इसका भी वीजा लगवा लो, इसे भी इटली बुला लो, या फिर 2 साल बाद वापस आ जाओ। वो कहने लगा ठीक है मैं कोशिश करूंगा, निकाह नामे को दिखाकर अगर नीलम का वीजा लग गया तो मैं उसे वहां बुला लूंगा। यूं मेरा निकाह रोहेल से हुमैरा की शादी पर ही हो गया। मेरी दोनों बहनों ने इस बात पर बहुत बड़ा एतराज किया कि निकाह हमारे बगैर कर लिया और कराची से लाहौर आ नहीं सकती थी। सब कुछ अचानक हुआ था। हुमैरा की शादी खत्म हो गई, हम लोग वापस आ गए। मैं रोहेल के साथ रिश्ते में तो बन चुकी थी, लेकिन उसने कभी मुझसे फोन पर बात करने की भी कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता रेहान की कॉल मुझे आती रहती थी। ऐसी उल्टी सीधी बातें करता रहता था। कहता था भाई का फोन आया था, कह रहे थे मेरा दिल नीलम के बगैर इटली में लग नहीं रहा, बहुत उदास हूँ। मैंने कहा तुम मेरे साथ झूठ मत बोला करो। अगर रोहेल का दिल उदास होता तो मेरे नंबर पास है उसके, वो खुद भी तो कह सकते थे। कहने लगा कह तो देते, लेकिन शर्म आ रही होगी ना, बड़ा शर्मीला है मेरा भाई, मेरी तरह बेशर्म थोड़ी है। यहाँ मोहब्बत हुई, वहाँ बेधड़क इजहार कर दिया। मेरी पहली ख्वाहिश थी कि कभी तो रोहेल मुझसे बात करे, मुझे फोन करे। बहरहाल वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। 6 माह गुजरे। एक रात अचानक से मेरे वालिद की तबीयत खराब हुई। उनके सीने में बेतहाशा दर्द उठा। मैं और मेरी अम्मी जल्दी से बाबा को अस्पताल ले गए, लेकिन जब तक हम अस्पताल पहुंचे डॉक्टर इलाज के लिए उन्हें रूम में ले जा चुके थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे अचानक से कोई हादसा भी हो सकता है। मेरी वालिदा तो सख्ते में आ गई, मेरी बहनें बहनोई सब घर में आ गए। चचा चाची और रेहान भी लाहौर से कराची आ गए। पहली बार मैंने उसे काफी संजीदा देखा था। कभी मुझे तसल्ली देता, कभी मेरी वालदा को, लेकिन मेरी वालदा उसके बाद बीमार पड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता वापस सब लोग चले गए। बहनें भी अपने घर जा चुकी थी। रेहान भी 4 दिन रहकर वापस चला गया। मैं अपनी वालदा को बहुत बहलाने की कोशिश करती। वो मुझे कहती थी कि मुझे नहीं लगता कि मैं भी ज्यादा वक्त जी पाऊंगी। मैं रोने लग जाती। अम्मी से कहती अम्मी परेशानी ऐसी बातें मत किया कर। वो कहती थी मैं तुम्हारी चच्ची से कहती हूँ कि रोहेल वापस आए और रुखसती ले ले, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र सताती रहती है। ये बात जब अम्मी ने चच्ची से की तो चच्ची कहने लगी हम खुद भी इस बात के बारे में सोच रहे थे। मैं रोहेल के अब्बा से कहती हूँ कि रोहेल को वापस पाकिस्तान बुला ले, उसे कहीं कि वो यहाँ काम कर ले, लेकिन वो बात को टाल मटोल किए जा रहा था। कहने लगा मैं अभी नहीं आ सकता, मैंने इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो लोग मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। चचा चाची कहने लगे जल्दी वापस आओ, हमने तुम्हारी रुखसती करवानी है, या फिर नीलम को वहाँ अपने पास बुलाने का इंतजाम करो। लेकिन ये बातें बस बातें ही थी। 3 माह बाद मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। मैं तो यूं थी कि मुझे खशी के दौरे पड़ने लगे। इस बार रेहान और चचा आए थे। चची की तबीयत बेहतर नहीं थी, इसीलिए वो सफर नहीं कर सकी। अब मसला मेरी रिहाइश का भी होने लगा। मैं अकेली घर नहीं रह सकती थी। दोनों बहनें ससुराल में रहती थी, उनके साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसीलिए चचा बाहमी मशवरे से मुझे लाहौर अपने साथ ले गए। मैं हर वक्त चुप चुप रहती थी। मैं तो हुमैरा अपने ससुराल से आ जाती थी, मुझे बहुत तसल्लियां देती थी। चची बार बार रोहेल को फोन करके कहती थी कि या तो तुम आ जाओ या नीलम को अपने पास बुला लो, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। ना उसने मेरे वालिद के इंतकाल पर मुझे कॉल की, ना मेरी वालिदा के इंतकाल पर एक लफ्ज उसने अफसोस का मुझसे कहा। पता नहीं कैसा रिश्ता था मेरा और उसका। हम एक दूसरे के साथ एक पाकीज़ा बंधन में जुड़े हुए थे, लेकिन एक बार जो कभी उसने इस हवाले से बात की हो
या मेरे गम को और दुख को समझने की कोशिश की हो। अलबत्ता रेहान जरूर संजीदा हो गया था, अब जॉब भी करने लगा था, लेकिन जब भी आता इधर उधर की फजूल बातें करता रहता। शायद मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता। चची ने मुझे रोहेल का कमरा ही दिया था रहने के लिए। कहती थी कि बातें किया करो, तुम क्यों हर वक्त चुपचाप रहती हो। जब कभी हुमैरा आती थी तो मेरा दिल थोड़ा बहल जाता था। कभी कभी मैं शिकवा भी कर जाती थी। उसे कहती थी कि हुमैरा, तुम्हारे भाई ने तो मेरे वालिदैन का मुझसे अफसोस तक नहीं किया। कहने लगी वो कुछ ऐसा ही है, उन्हें ये सब आता नहीं है, बस अपनी ख्वाहिश और कामयाबी और करियर के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। कहने लगी जब तुम वहाँ चली जाओगी या भाई यहाँ आ जाएंगे तो आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार रेहान अपने ऑफिस से वापस आए तो मुझे कहने लगा, आप क्या हर वक्त उदास रहती है? ठीक है, माँ बाप का गम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस तरह हर वक्त रोते रहने से आपकी अपनी सेहत खराब हो रही है। चलिए मेरे साथ बाहर चले, आज मैं आपको बाहर से खाना खिला कर लाता हूँ। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। कहने लगा क्या हो गया, प्लीज मना मत करें, चले ना। भाभी मेरे साथ चलें, आपको एक मजे की बात भी बताऊंगा। मैंने कहा क्या बात? कहने लगा साथ चलोगी तो बताऊंगा, ऐसे घर बैठे थोड़ी बात होती है, समझा करे ना। अपनी आंख टेढ़ी करके कहने लगा राज की बात है। उसने मेरे कान के करीब होकर कहा। मैंने कहा जरूर किसी लड़की का चक्कर होगा। मेरी बात पर वो खिलखिला कर हंसने लगा। कहने लगा कितनी समझदार है ना आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मेरी भाभी को नजरे बद से बचाए। देवर के दिल की बात को कितनी जल्दी समझ लिया आपने। वैसे हमारी अच्छी दोस्ती हो सकती है, चले ना, बड़े कमाल की बातें बतानी है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, फिर आइसक्रीम खिलाई। इस दौरान वो अपनी सारी लव स्टोरी मुझे सुना चुका था। उसे अपनी यूनिवर्सिटी के क्लास वाले से मोहब्बत हो गई थी और वो भी उससे मोहब्बत करती थी। मैंने उसकी सारी कहानी सुनने के बाद ये कहा, पहले मुझे ये बताओ, चलो तुम तो खैर शुरू ही से आवारा किस्म के हो, तुम्हारा काम ही लड़कियों से बातें करना, दोस्ती करना, लेकिन उस लड़की को तुमने क्या नजर आया जो उसने तुमसे मोहब्बत कर ली? मैंने जानबूझकर ये कहा था। उसे मुझे गुस्से से देखा और कहने लगा, अच्छा ये बात है, आप मुझे हल्का ले रही हैं, आपको पता नहीं है मेरी कितनी इज्जत है। उसने अपना कॉलर झटक कर कहा। मैंने कहा अच्छा ये बताओ फिर कब मिलवा रहे हो? उसने कहा शुरू किया। आप कह रही हैं आपको बताने का मकसद ही ये है? कहने लगा मुझे भाई के आने का इंतजार है, भाई आए तो मेरी भी शादी हो, क्योंकि अभी भाई के बगैर मेरी शादी नहीं करने वाली। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, मेरे शौहर के बगैर तुम्हारी शादी होनी भी नहीं चाहिए। मैंने ये बात मुस्कुराते हुए कही। कहने लगा कितनी अच्छी लगती हैं आप इस तरह से मुस्कुराते हुए, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करें, बहुत प्यारी लगती है। फिर वो कहने लगा क्या आपने भाई से जिद बांध रखी है? मैंने कहा क्या जिद बांध रखी है? इस वक्त वो आइसक्रीम खा रहा था। कहने लगा अगर वो आपसे बात नहीं करते तो आपका उनसे पर्दा तो नहीं, आप फोन कर लें। मैंने कहा पहल तो नहीं करनी चाहिए ना। रोहेल के जिक्र पर मैं चुप सी हो गई। कहने लगा छोड़ो इस बात को, आप भाई से बात किया करें। मैंने उसे कोई जवाब दिया ही नहीं। घर आकर वापस मैं उसी की बातों के बारे में सोचने लगी। वो मेरा शौहर है, मैं सिर्फ उस इंतजार में क्यों बैठूं कि वो पहल करे। मैंने रोहेल का नंबर मिलाया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मेरा दिल बिल्कुल ही टूट कर रह गया। पता नहीं वो मुझसे बात क्यों नहीं करता। 1 घंटे बाद मुझे रोहेल के नंबर से कॉल आने लगी। मैंने फोन उठाया। कहने लगा हाँ क्या बात है, क्यों फोन कर रही थी? कोई काम था या तुम्हें भी अम्मी अब्बा की तरह ये एक धोखा पड़ गया है कि मैं तुम्हें वापस बुला लूं या मैं वापस आ जाऊं? मैंने कहा मैं आपसे सिर्फ बात करना चाहती थी। कहने लगा तुम भी यही बातें करोगी, मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने कहा आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको समझूंगी भी और कोशिश भी करूंगी। कहने लगा देखो मैं 5 साल से पहले नहीं आ सकता और ना ही तुम्हें बुला सकता हूँ। मैंने कहा फोन पर बात कर सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते? कहने लगा हाँ बोलो क्या बात करनी है? पैसों की जरूरत है तो अकाउंट नंबर बता दो, मैं तुम्हें अलग से पैसे भेज दिया करूंगा। मैंने कहा मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है, क्या आपने 24 घंटे की मसरूफियत में से मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं ताकि ये 5 साल का अरसा गुजारना मेरे लिए कुछ आसान हो सके? कहने लगा
वही आम बीवियों वाली बात। यार तुम पढ़ी लिखी हो, ऐसा करो कोई जॉब कर लो, अपना दिल लगाओ, वक्त गुजर जाएगा। मैं रोज रोज ये फिल्मी हीरोज की तरह बात नहीं कर सकता। मैं इस किस्म का बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत अलग किस्म का शख्स हूँ, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहता। मैंने कहा ठीक है, कभी कभी तो बात कर सकते हैं। कहने लगा हाँ कर सकता हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम फोन करके मुझसे कह सकती हो। मैंने कहा बस सिर्फ जरूरत के लिए फोन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकती मैं आपको फोन। कहने लगा यार तुम जॉब कर लो, मैं बाबा और अम्मी से कह दूंगा, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अगले रोज मैंने जॉब के लिए 3-4 कंपनीज में अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू के लिए जाने लगी तो रेहान कहने लगा आप मेरे ऑफिस में क्यों नहीं ट्राई कर लेती, हम एक साथ चले जाएंगे, वापस भी साथ आ जाएंगे, क्या ख्याल है। मैंने कहा तुम कोशिश कर लो, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है। उसने अपने ऑफिस में बात करके मेरी जॉब लगवा दी। घर के काम में जल्दी जल्दी निपटाया। 1 साल का अरसा और गुजर गया। दिल को बस यही समझाती थी कि 3 साल और भी गुजर जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था, सर दर्द था, इसीलिए मैं ऑफिस नहीं जा रही थी। रेहान एक बार ऑफिस से वापस आया तो खिलाफ तवक्को बहुत खामोश था। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ। कहने लगा कुछ नहीं, अम्मी कहाँ है। मैंने कहा अम्मी तो नमाज पढ़ रही होंगी इशा की, और अप्पा भी नमाज पढ़ने गए, आने वाले होंगे। कहने लगा अच्छा, बिल्कुल चुप था, हालांकि वो ऐसा तो नहीं था। मैंने कहा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या बॉस ने तुम्हें डांट दिया है किसी बात पर। कहने लगा नहीं। फिर कहने लगा 1 गिलास पानी मिल सकता है। मैंने कहा हाँ मैं ला देती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो ऐसे कभी चुप होता ही नहीं था, वो कभी इतना संजीदा नहीं हुआ था। मैंने उसे पानी दिया। इतनी देर में चचा भी नमाज पढ़कर आ चुके थे। चची भी नमाज और वजीफे से फारिग हो चुकी थी। कहने लगा अम्मी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चचा और चची उसके सामने बैठ गए। कहने लगा हाँ कहो क्या कहना है। कहने लगा मुझे रोहेल भाई की कॉल आई थी। चचा ने कहा फिर। कहने लगा वहां उन्होंने वहां दूसरी शादी कर ली है। ये सुनना था कि मैं जहां खड़ी थी खड़ी रह गई। ये खबर मेरे सर पर किसी बम की तरह फटी। मैं रोने लगी, चच्ची भी रोने लगी। कहने लगी ये उसने क्या कर दिया। चचा गुस्से में आकर कहने लगे मैं रोहेल को फोन करता हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की, इसीलिए वहां गया था वो। अगर ऐसा कुछ था, इरादा था, तो मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद की, क्यों निकाह करके गया था वो। कहने लगा अब्बू मेरी पूरी बात तो सुन ले। चचा कहने लगे अब क्या रह गया कहने को। रेहान ने जेब से एक पेपर निकाला और चचा की तरफ बढ़ा दिया। चचा कहने लगे अब ये क्या है। कहने लगा खोल कर देख ले। जैसे ही चचा ने वो पेपर खोला उनका रंग उड़ गया। पेपर उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। चीख कहने लगी क्या है ये, बताओ ना रेहान ये क्या है। वो कहने लगा उन्होंने भाभी को छोड़ दिया है और ये भी कहा है कि आप जहां चाहें उसकी शादी कर दें, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। मुझे लगा जैसे रोहेल ने मेरे मुंह पर जिल्लत का एक तमाचा मारा है। 2 साल मुझे अपने नाम पर बिठाए रखा और अब मुझे छोड़ दिया। ठीक है, दूसरी शादी करनी थी तो पहले मुझसे निकाह न करता। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था। एक घर का आसरा था, वो भी खत्म हो गया था। मैं वहां जमीन पर चकरा कर गिर गई। जब होश आया तो अस्पताल में थी। रेहान, चचा, चची तीनों मेरे पास थे। शायद मैं बेहोश हो गई थी। 2 दिन बाद मुझे होश आया था। मैं रोने लगी। मैंने कहा रोहेल ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। चची भी रोने लगी। कहने लगी बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शादी रेहान से कर देंगे। ये सुनकर मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वो किसी और को पसंद करता था। फिर मैं अस्पताल से घर आ गई। घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। तंग आकर मैंने रेहान से बात की तो वो हंस पड़ा और कहा मैं किसी और लड़की से प्यार नहीं करता था, मैंने आपसे मजाक किया था, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। मैं खुद आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसी लड़की कभी नहीं मिल सकती। ये तो मेरा भाई बदकिस्मत था जिसने आप जैसी लड़की को ठुकरा दिया। ये सुनकर मैं खुश हो गई और यूं हमारी शादी हो गई।